अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज हम आए हैं ज़िशी टॉक्स एपिसोड 3 के साथ। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रिलेटेड टू द कॉस्मेटिक एंड स्किन इश्यूज, उसके अलावा हेयर फॉल वगैरह जितने भी जो मसाइल हैं उनके बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑफ इन प्लास्टिक सर्जरी इन टीचिंग हॉस्पिटल डीजी खान। उसके अलावा जो है इनका प्राइवेट सेटअप भी जो है वो डीजी खान में भी है और लाहौर में भी जो है ये यूए एस्थेटिक्स के नाम से जो इनका क्लिनिक है वहाँ पे ये बैठते हैं। तो आइए आज इनसे बात करते हैं। सो वेलकम टू आवर इंटरव्यू डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। थैंक यू ये हमारे जो है मेरे जी, सर, थैंक यू जी। आपने मुझे जी ये मेरे सर भी थे जब मैं हाउस जॉब कर रहा था एफएमएच में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे गाइडेंस भी दी। उसके अलावा जो है ये प्लास्टिक सर्जरी जो कि एक फील्ड है उसके अंदर ये काफ़ी जो है जाने माने नाम है। तो सबसे पहले सर आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी, थैंक यू ज़ीशान। आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया और मुझे मदऊ किया है फॉर दिस इंटरव्यू एंड आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल। आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, मैं जो है आपको सर ही बुलाऊंगा क्योंकि आपसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और सीनियर है तो मैं इंटरव्यू में भी जो है वो सर ही कहूँगा। अच्छा, आप सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रो खुद भी दें अपने बारे में कि आप जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बचपन आपका कहाँ गुजरा। ज़ीशान, ऐसे है कि मैं हूँ बेसिकली लाहौर बेस्ड और मैंने अपनी जो ओ लेवल्स हैं वो मैंने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से किया था। उसके बाद मैंने एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। देन आई डिड एमबीबीएस फ्रॉम इल्हामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और मैं वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। उसके बाद मैंने एनरोल किया फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए एमआरसीएस मैंने भी किया और उसके साथ मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 किया अलॉन्ग विद द एफसीपीएस इन प्लास्टिक सर्जरी। इसके अलावा आई वर्क इन सऊदी अरेबिया, डेनमार्क एंड मैं कुछ मेंबरशिप्स भी हैं मेरे पास, पाकिस्तान की भी, हेयर रिस्टोरेशन की भी और मैं मेंबर भी हूँ अमेरिकन एकेडमी का। और इस तरह कुछ हमारे जो मेरा जो सफ़र है एजुकेशन पर्पस का वो इस तरह गुजरा और अब मैं क्लिनिकल में शामिल हूँ। और क्लिनिकल में ये है कि मैं अभी 2 सेटअप्स रन कर रहा हूँ अपने प्राइवेट। वन इज़ इन हुसैन सर्जिकल हॉस्पिटल जो कि डेरा गाजी खान में है और दूसरा मेरा एक सेटअप लाहौर में है जो कि यूए एस्थेटिक्स के नाम से है। मैंने अपने करियर का आगाज़ लाहौर से तो किया, लेकिन मैंने देखा कि एक सर्जन को हमेशा कोई एक पेरिफरी ज़रूर चाहिए होती है। तो मैंने बहुत सारा हंट किया कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी जो है ना वो डेफिशिएंट है और वैक्यूम है। तो आई हंटेड एंड फाउंड कि डीजी खान इज़ द बेस्ट प्लेस और यहाँ पे बहुत सारा जो कवर है वो बलूचिस्तान से पेशेंट निकलता है। और आपने सुना होगा जी वो बहावलपुर के करीब एक पेट्रोल पंप जो ऑयल टैंकर था वो बर्स्ट हुआ था और बहुत सारे जी जी बर्न सर। के पेशेंट्स भी आए थे। उसको कंसिडर करते हुए हमने ये सोचा कि हमारे इधर डीजी खान टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर मैं एज अ वर्क करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और ओपीएस बेस पे। तो उसमें ये होता है कि देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा बर्न यूनिट है, तो मैंने उसको प्रेफरेंस रखते हुए यहाँ पे हमारे जो उस वक्त के प्रिंसिपल साहब थे उनसे कोऑर्डिनेट किया और हमने इस को डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया यहाँ पे बर्न यूनिट को इन द नेम ऑफ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट। और 2 साल पहले मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया। अब मैं एज अ एपी काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट में 2 कंसल्टेंट्स और भी आ चुके हैं। मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, हाउस ऑफिसर्स भी हैं, पूरा स्टाफ है, डिस्पेंसर्स हैं, बर्न यूनिट के ड्रेसर्स हैं। ये सारा एक स्टाफ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एस्टैब्लिश किया है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि ही हैज़ हेल्प्ड मी कि और मुझे चैलेंजेस लेने का बहुत शौक है। तो आई डिड दिस चैलेंज एंड अल्लाह हैज़ हेल्प्ड मी रिगार्डिंग दिस। ठीक ठीक सर। ये जी अच्छा मेरी छोटी सी एक इशू। अच्छा सर, थोड़ा सा बताएं आप मेडिकल स्कूल की जो आपकी लाइफ है, मेडिकल लाइफ जिसको कहते हैं स्टूडेंट लाइफ जो थी, वो किस तरह की आपकी गुजरी? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जो है वो चैनल पे हैं, वो देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप बताएं अपनी जर्नी का। Yeah, sure. This is very good question, Zishan. मेडिकल स्कूल में आई थिंक जो मेरा टाइम गुजरा है, जो मैंने टाइम गुजारा,
उसमें 2 तरह की चीज़ें थी। एक तो हर स्टूडेंट का एक मन होता है कि जब वो एफएससी से निकलता है और जो एक मेडिकल कॉलेज में आता है, तो वो अब ये ज़रूर से समझता है कि जी अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मैंने डॉक्टर बन के निकलना है। तो आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि डॉक्टर बन के निकलने वाला, तो मेरा ख्याल है कि वो निकाल दें ज़हन से। तो हंट एंड स्ट्राइव टू बिकम अ वेरी गुड एक्सीलेंट डॉक्टर, जो आप अपने लिए भी और आपकी सोसाइटी के लिए भी आप फ्रूटफुल हों। तो ये आप अपना ख्याल पहले अपना चेंज कीजिए। दूसरा, स्टडीज़ के अलावा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रहा हूँ, जॉइंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रहा हूँ और एथलेटिक्स करता रहा हूँ। आई वाज द बेस्ट एथलीट इन माय कॉलेज। मेरे को 25-30 मेरे पास मेडल्स हैं। तो कहने का मकसद है कि एक्स्ट्रा करिकुलर को भी आप इन्वॉल्व रखें, क्योंकि जो अगर हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी तो आपका हेल्दी माइंड होगा। जब हेल्दी माइंड होगा तो आपका स्टडीज़ में भी इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। तो उसके अलावा आई थिंक कि जो भी आपकी करिकुलम में जो आपको डिज़ाइन किया जाता है उसमें आप फोकस रहें और फोकस्ड होकर पढ़ें। शरारतें भी करें, सारा कुछ करें, एंड डोंट बी नर्ड्स से कोई फ़ायदा नहीं होता। नर्डी रहेंगे तो आपका दिमाग जो ना बिल्कुल सूख जाएगा और आपकी पर्सनालिटी में वो निखार पैदा नहीं होगा। सो एक बार याद रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस्ड एक ही चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, वो उनको फिर ज़माने का पता नहीं होता। तो अपने आप को सारा पता करने की कोशिश करें एंड ग्रूम अप एज एन एक्सीलेंट डॉक्टर। सही सही सर। तो सर कोई शरारत वगैरह मेडिकल लाइफ की आपको याद हो जो आप शेयर कर सके? आपने कहा कि जो है वो जी, मेडिकल लाइफ की भी बहुत शरारतें हैं हमारे पास। 2 आपको मैं सुनाना चाहूँगा, जो बड़ी एक फ़नी हैं। उसमें एक ये था कि हमारी एक क्लास फेलो हुआ करती थी, तो शी वाज़ अ रिच गर्ल। तो हमको 3-4 का ग्रुप था लड़कों का। सो उनमें उन खातून में वो अपनी बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह, उनसे अच्छी गपशप हो गई। पहले इतनी अच्छी नहीं थी गपशप। उन खातून में थोड़ा एटीट्यूड था काफ़ी सारा, तो हमने एक ऐसा प्लान किया कि उनकी गाड़ी की हमने चारों टायर जो है ना वो उतार के तो उसको ईंटों पे खड़ी कर दी, ऊपर हमने कवर डाल दिया। तो जब वो खातून जब आईं, तो वो जब उनने कपड़ा पहले तो परेशान होगी मेरी गाड़ी किधर है, तो हम छुप के देख रहे थे कि वो परेशान हैं। तो फिर अल्टीमेट जब गाड़ी का अंदाज़ा लगाया कि ये गाड़ी पॉसिबल है, वो कपड़ा उठाया गया तो वो पीछे गाड़ी जो थी वो बगैर टायरों की थी। तो उसने वहाँ पे शाउट करना शुरू कर दिया। तो उसने फिर एक ही वहाँ पे वार्ड लगाई, ये C4 का काम है। उसने कोई उसके ज़हन में कोई और बंदा नहीं आया, उसके ज़हन में सिर्फ 4 लोग आए और हमारा चूँकि C4 का एक ग्रुप था, हम 4 लड़के थे, हम इन्वॉल्व नहीं थे इन चीज़ों के अंदर, तो हम ये ज़रा शरारतें मेरा किया करते थे। तो इस तरह फिर वो जो है ना उनको पता लगा, लेकिन हम भी ये थे कि हमने नहीं किया। जब फाइनल ईयर जब कंप्लीट हुआ, हम जब जाना था, हमारा फेयरवेल था, तो फिर वहाँ भी ये राज लीक किया गया कि हम ही थे। फिर उसके टायर भी हम लोगों ने ही लगाए इस शो करने के लिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम उधर से भी हमारी उसके साथ जो एटीट्यूड प्रॉब्लम था उनका मैडम का, तो वो थोड़ा ब्रेक हुआ और वी गुड फ्रेंड्स बने हम अच्छे। और अल्हम्दुलिल्लाह शी सेटल्ड नाउ एंड शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर कलीग एज वेल। एक तो और दूसरा एक और था कि हमारे एक प्रिंसिपल साहब थे, वो बहुत सख्त हुआ करते थे। तो हमने क्लास एक बंक की हुई थी उधर। एक दिन वो सुबह प्रिंसिपल साहब, आई थिंक ही वाज वेरी एग्रेसिव। वो किस तरह से एग्रेसिव थे वी डोंट नो। तो हमने क्लास बंक की हुई थी, तो वो उन्होंने हंट किया कि कुछ लड़के बाहर कर रहे हैं। तो हमने जब उनके दफ्तर के लोगों ने हमें ट्रेस करने की कोशिश की, तो हम भागते भागते फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में चले गए। जब वहाँ पे गए तो एक कमरा था जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे प्रिंसिपल साहब नहीं आएंगे। तो हम एक बंदा वहाँ घुस गया, एक बंदा कहीं और घुस गया, मेरे साथ एक और दोस्त था, हम 2 उस कमरे में घुस गए। हमने अंदर से लॉक लग दिया। जब अंदर से लॉक लगाया, अब वो प्रिंसिपल साहब वो उसी कमरे के बाहर आके खड़े हो गए। अब वो दरवाज़ा खटकाएं तो अंदर से अब उसको अंदाज़ा हो गया ये तो अंदर से लॉक लगा, इसका मतलब अंदर कोई है। तो वो एक बहुत मुश्किल से हमारी एक जान छूटी। तो अल्टीमेटली वो फिर दरवाज़ा जो है ना वो कुंडी से वो खड़का रहे थे, तो कुंडी खुल गई
जब कुंडी खुली तो हमने कहा अब तो हमारी ब्लास्ट है, अब हमारी डीसी लगे ही लगे। वो अल्लाह की तरफ से ही जो है ना, वो ऐसा हुआ कि हम जिस जगह पे छुपे हुए थे, अलमारी के पीछे, अलमारी के बहुत ज़रा छोटी सी अलमारी, बैक पे छोटी जगह, हम वहाँ पे गए थे, तो अल्लाह की तरफ से उसका ध्यान उस जगह पे नहीं गया। अब वो पॉसिबिलिटी तो ये होगी उसने हमें नहीं मिले, अब उसने ये पॉइंट समझा कि अंदर तो हो सकता है वैसे ही दरवाजा जो है ना वो अड़ गया, वो खुल गया। अब वो जाती दफा ना बाहर से लॉक लगा गया। हम दोनों अंदर फंसे हुए, अब करें क्या, तो क्या करें। अब थोड़ी देर बाद हमने आधा पौना घंटा हम अंदर बैठे रहे गर्मी में, पंखा सिर्फ था उसका, उस दिन एसी नहीं लगा हुआ था उस कमरे में, गर्मियों का मौसम था। फिर कोई यहाँ आधे पौने घंटे के बाद हमने किसी दोस्त को फ़ोन किया, यार किस तरीके से उस बंदे से चाबी लेके आओ, इस ताले को तोड़ो या जो करना है करो, हमें बाहर निकालो। तो ये दो एक ऐसे इवेंट थे जो हमें याद रह गए। बाकी और बहुत सारी शरारतें, लेकिन यह कि अपनी स्टडीज़ के साथ ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और इससे आप अपने आप को ग्रूम भी करते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी बनती है, और आपको अंदाज़ा होता है कि आप दूसरे लोगों से कैसे मिल सकते हैं, और आपकी टैक्टिक्स क्या हैं, आप लोगों से कैसे मिलते हैं। दिस इज हाउ यू डू। ठीक ठीक, काफी मजा आई है इंसिडेंट से। अच्छा, तो सर आपसे मैंने पूछना था कि ये आजकल जो है वो स्टूडेंट्स जब MBBS कर लेते हैं तो उसके बाद उनको समझ नहीं आ रही होती कि फील्ड कौन सी चूज करें, तो आपने जो है वो किस तरह सोचा कि प्लास्टिक सर्जरी काफी कम लोग जो है वो ऑप्ट करते हैं, तो आपने क्या सोच के जो है ये फील्ड आपने फिर चूज की कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी में जाना है? मेरा ख्याल है कि हर स्टूडेंट को जब वो MBBS कर लेता है ड्यूरिंग हाउस जॉब एक वो ऐसी पीरियड है हर बंदे का जो डॉक्टर का है, जो बन रहा है, उसमें वो डिसाइड कर सकता है कि उसने कौन सी फील्ड में जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे को अपने अंदर वो कीड़ा हंट करना चाहिए कि उसके अंदर वो कीड़ा क्या है जिसमें वो अपने आप को एक्सीलेंट, गुड भी नहीं, वेरी गुड भी नहीं, जिसमें वो अपने आप को एक्सीलेंटली परफॉर्म कर सके, वो उसको खुद ही सर्च करना है। अब वो सर्च दो तरीके से हो सकता है, या तो उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया है कि आपने फलां चीज़ बननी है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियक सर्जन बनना है, हर बंदे की फैंटेसी है ये बनना, न्यूरो सर्जन बनना है या गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। एक तो ये है कि पेरेंट्स की तरफ फोर्स किया जाता है। दूसरी तरफ क्या है कि आप जिस फील्ड में हाउस जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे आप अपने सीनियर्स को देख के उसको उनको फैंटेसाइज कर लेते हैं, उनकी फील्ड को, यदि ये मेरे में ये चीज़ है। तो ये दो चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं इन डिसाइडिंग योर थिंग। उसके लिए आपको चाहिए कि एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बैठें अकेले और सोचें अपने अंदर कि अल्लाह ताला ने आपको इनबॉर्न ऐसी क्या चीज़ दी है जिसमें आप एक्सीलेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ऊपर भी ये प्रेशर था, तो मेरे ऊपर प्रेशर कार्डियक सर्जन का था, और मैंने जॉब भी की कार्डियक ICU के अंदर, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि ये दिस इज़ नॉट माई पॉकेट, ये बॉल मेरी पॉकेट का नहीं है। तो मुझे कोई वो चीज़ सर्च करनी है जो मेरे अंदर की चीज़ को बाहर निकाले और मैं उसको निखार पैदा कर सकूँ। आई वॉज इंटरेस्टेड इन फाइन स्किल्स। तो फाइन स्किल्स में 3 चीज़ें थी, एक तो कार्डियक सर्जरी भी थी, दूसरा आई सर्जरी थी, और तीसरी प्लास्टिक सर्जरी थी। कार्डियक सर्जरी मैंने काम किया होता, वो टीम वर्क की ज़रूरत होती है, आप वन मैन शो नहीं कर सकते, योर नेम, आप डिपेंडेंट हैं बाकी लोगों के ऊपर। आई के अंदर था कि बहुत मोनोटोनस सी सर्जरी है, सिर्फ जो बंदा है वो सिर्फ आई से रिलेटेड काम करता है। रह जाती है प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी में मैंने पहले जनरल सर्जरी की और मुझे स्किल्स को शौक था, फिर मैं पेंटिंग भी करता हूँ, आर्ट करता हूँ, दोनों बाय हैंड्स के साथ। तो जब आर्टिस्टिक काम करना था तो फिर मैंने देखा कि प्लास्टिक में बहुत फाइन काम है और उसमें ज्योमेट्रिकल फ्लैप्स होते हैं, तो उसको फिर मैंने प्रेफरेंस दी और मैंने देखा कि आई कैन डू इट बेस्ट। और उसमें भी मेरी जो स्पेशलिटी थी, जो फर्दर आई वाज इंटरेस्टेड, कि आई लव ब्यूटी, आई लव एस्थेटिक्स। सो मुझे मेकअप्स के और इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा इन टच हूँ इन चीज़ों के साथ। सो आई फाउंड माई सेल्फ के प्लास्टिक और जो सर्जरी है दैट इज़ चोजन फॉर मी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने है कि आफ्टर चूजिंग दैट फील्ड आई ऑप्टेड फॉर इट, and now I'm totally drenched in cosmetic surgery। और मैंने 2 सेंटर्स भी डेवलप किए हैं, एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है डीजी खान में। सो दीज आर माई अचीवमेंट्स। अगर ये मैं ना करता तो फिर ये चीज़ें नहीं बन सकती थी। तो मेरे अंदर पैशन होना चाहिए,
मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने जूनियर्स को ये भी मैसेज देना चाहूँगा। एक वर्ड होता है फोकस्ड, एक होता है वर्ड पैशन। तो मैं इन दोनों को इस्तेमाल करता हूँ। बी अ फोकस्ड पैशनेट पर्सन। आपका जो पैशन है वो फोकस्ड होना चाहिए, तो फिर आप अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सेल एंड यू कैन बिल्ड योर नेम। और बाय माय नेम उस्मान अमीरुद्दीन मेरा नेम था। इट वाज अ यूनिक नेम और अब मैंने उसका एक मुहफ़्फ़फ़ बनाया है, दैट इज़ डॉक्टर UAD। तो U इज़ फॉर उस्मान, AD इज़ फॉर अमीरुद्दीन। AD जो कि मेरा एक नेक नेम है जो मेरा स्कूल से आता रहा है, तो आई यूज्ड इट नाउ एज अ ब्रांड। ठीक ठीक सर, माशाल्लाह आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया है इसमें और जो है वो काफ़ी डेवलप किया है पेरिफेरी में जाके। तो आपसे ये पूछना है कि अगर कोई लेमैन जो है उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी जो फील्ड है उसको आप कैसे बताएंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस फील्ड के अंदर आती हैं, ताकि उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन हो कि अगर प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड की बात हो रही है उसमें कौन कौन सी जो है वो कैटेगरीज है और कौन कौन सी जो है वो बीमारियाँ इसके अंडर आती हैं। देखिए जी, प्लास्टिक सर्जरी के ज़हन में की बात आप ये ज़हन में रखें कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप प्लास्टिक की चीज़ें लगा देते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। इसका नाम प्लास्टिक सर्जरी ऐसी पड़ा कि आप देखें एक प्लास्टिक है, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसको अपने मुताबिक ढाल सकते हैं उस प्लास्टिक को। तो ये वो सर्जरी है जिसमें हम आपके बॉडी के हिस्सों को चेंज कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टिक सर्जरी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात आप आ जाइए, प्लास्टिक सर्जरी सारी फील्ड्स सर्जरी की, चाहे वो आप ऑर्थोपेडिक उठा लें, आई उठा लें, ENT, न्यूरो सर्जरी, उसके अलावा मेडिकल इश्यूज कोई भी पेशेंट्स में हैं और भी यूरोलॉजी, इन सब फील्ड्स में प्लास्टिक सर्जन जो है ना वो कवर करता है। जिधर ये लोग अपना हाथ हटा लेते हैं वहाँ पे प्लास्टिक सर्जन का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ को नया बनाने की कोशिश करता है, वो बना भी लेता है। तो प्लास्टिक सर्जरी को हम ऐसे करते हैं, एक अम्ब्रेला कंसिडर कर लेते हैं, एक छतरी। आप जब छतरी लेते हैं बारिश में तो आप देखते हैं कि वो एक तो प्रॉपर से एक शेड होता है और शेड के साथ छोटे छोटे साइडों पे थोड़े से उसकी नोकें निकली होती हैं। तो उस नोके में एक प्लास्टिक सर्जरी एक अम्ब्रेला है और उसकी अम्ब्रेला के नीचे मल्टीपल फील्ड्स हैं, जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी एक नोक है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एक नोक है, ट्यूमर सर्जरी एक नोक है, फिर लेज़र है, फिर हेयर ट्रांसप्लांट है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, फिर बर्न सर्जरी है। ये सारी उसकी शाखें हैं। तो ये सारी शाखें जो हैं ये सारी फील्ड में ही घुसी हुई हैं। तो हम प्लास्टिक सर्जन हर फील्ड के हर सर्जन को कवर भी करते हैं और उन सारे पेशेंट्स को टैकल करते हैं जो अपने आप को छोड़ चुके होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो बेड रिडन रहे 8-8 महीने, 6-6 महीने, मैंने इंटरवीन किया उनके अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ऑपरेट किया और अब वो मेरी कुछ यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वीडियोस मैंने अपलोड भी की हुई हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल से वो चल के वापस गए हैं। तो इधर में आप ये ज़हन में रख लीजिए, आपका कोई ऐसा इशू जिसमें आप समझ रहे हैं कि ये नहीं हल हो सकता, तो वो प्लास्टिक सर्जन के पास उसका हल मौजूद है, इन शॉर्ट। ठीक ठीक। तो सर ये जो हेयर फॉल वगैरह, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो हेयर फॉल है और हेयर से रिलेटेड डिजीज़ है, क्या ये भी प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आते हैं? एग्जैक्टली, ये बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर केयर, ये सारा कुछ जो है वो प्लास्टिक सर्जन कवर करता है। इसमें क्वैकरी बहुत सारी आ चुकी है हेयर ट्रांसप्लांट वाली फील्ड में। हमें इस क्वैकरी को भी थोड़ा सा स्नब करना है। क्वैकरी है क्या चीज़? क्वैकरी दो तरह के हैं, एक है नॉन प्रोफेशनल क्वैक्स, एक है प्रोफेशनल क्वैक्स। नॉन प्रोफेशनल क्वैक्स वो हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ किसी ने काम किया, किसी अटेंडेंट ने या किसी असिस्टेंट ने, उसने अपना सेटअप खोल के अपना ही हेयर ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया, मुझसे कुछ काम सीख के और उसने बाकी बंदे इन्वॉल्व किए। एक है प्रोफेशनल क्वैक्स कि वो डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू द हेयर ट्रांसप्लांट बट स्टिल दे आर डूइंग थ्रू द टीम। तो वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो बैठे रहते हैं, अपनी पेमेंट लेते हैं और टीम वर्क करती है और अपना नाम निकालने की कोशिश करते हैं। ये है प्रोफेशनल क्वैक्स।
सो आई सजेस्ट, जैसे मैं हेयर ट्रांसप्लांट पहले भी मैं टीम से करवाता था, लेकिन आई फेल्ट दैट दिस इज द फ्लॉ, तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी। अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट खुद करता हूँ और जदीद तरीके से किया जाता है, दैट इज FUE है, नैनो टेक्नोलॉजी है, माइक्रो टेक्नोलॉजी है, और अभी एक नई टेक्नोलॉजी है दैट इज DHT, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, जो टर्की में हो रही है, वो हम कर रहे हैं साथ। और उसमें ये 2 निजीहान में भी है और उसमें लाहौर में भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हेयर ट्रांसप्लांट लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि क्या इन्फेक्शन होगी, क्या इसमें क्या प्रोग्रेस होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अच्छे तरीके से किया जाए तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, और पूरा 1 साल लेता है इसका रिजल्ट आने में। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट रिगार्डिंग दिस। हेयर फॉल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हेयर फॉल डर्मेटोलॉजिस्ट भी देखता है, और उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम उसको आपकी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको मेडिकली भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको डाइट रिलेटेड भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हाइजीन को मेंटेन करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर करके भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अनीमिया को इम्प्रूव करके भी आपका हेयर फॉल बच सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग हेयर फॉल और हेयर केयर और हेयर फूड के हेडिंग्स के अंदर आती हैं। मेरे पास एक मशीन है जिसमें हम हेयर को एनालाइज करते हैं, उसका स्टेटस देखते हैं, स्कैल्प का स्टेटस देखते हैं, और उसके मुताबिक हम डिवाइस करते हैं कि आपकी क्या हेयर केयर और हेयर ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। ऐसे। ठीक ठीक। तो सर जब हेयर फॉल यानी कि अगर किसी को हुआ है तो कौन सा लेवल है जब उसको जो है वो ये पता चले कि अब जो है ये इंटरवेंशन की जरूरत है, अब जो है ये मेडिकेशन या कोई भी प्रिवेंशन वगैरह से ये ठीक नहीं होगा, ऐसी कोई स्टेज है जी, हमने ना डिसाइड 2 तरह के पेशेंट डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा पेशेंट PRP और हेयर फूड के लिए कारआमद है, उसकी तरफ जा सकता है, और कौन सा पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकता है। हम ये देखते हैं कि अगर स्किन आपकी शाइनी हो गई है हेयर फॉल से, इसका मतलब है हेयर रूट्स डैमेज हो चुके हैं, यू आर द कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें आपकी हेयर लाइन लॉस हो जाती है, टेम्पल्स आपके लॉस हो जाते हैं, तो उसमें हम कैंडिडेट को हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ रिकमेंडेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो लड़का है 22 साल का या 24 साल का, और अभी वो स्टेज में आ रहा है, उसने पढ़ाई करनी है, उसने सोशली इन्वॉल्व होना है लोगों के साथ, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना चाहिए। सो आई थिंक जब अगर हेयर फॉल हो रहा होता है तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेवल वो शेक हो जाता है, तो वो अपने आप को सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाता। तो यंगस्टर्स के अंदर अगर हेयर फॉल हो रहा है तो अगर आपकी हेयर लाइन खत्म हो चुकी है, आई स्टिल सजेस्ट यू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अगर हेयर लाइन आपकी ठीक है और आप अपनी एज के मुताबिक एज वाले ही लग रहे हैं, मतलब 22 साल की एज है तो आप 22 के ही लग रहे हैं, ये ना हो कि आप 20 के लग रहे हो, आप 22 के लग रहे हैं और हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर आप सजेस्ट यू PRP, ताकि आपका बाल जो है वो गिरना रुक जाए और उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। ठीक ठीक सर। सर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था, अपने लिए भी है मेरे लिए, कि ये जो बाल जो है ये वक्त से पहले जो वाइट हो जाते हैं, तो इसमें क्या कोई मेडिकल रीजनिंग है कि ये जेनेटिकली है? लेकिन ये आई थिंक इट इज़ जेनेटिक, और इसमें आपके अपने हेयर जो जीन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और मेडिकल कॉजेज़ भी आ जाती हैं इसके अंदर बहुत सारी। कुछ लोग अगर बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो मेडिकली सफ़र कर रहे होते हैं तो उनमें भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो लोग मेडिकली सफ़र नहीं करते तो वो फिर फैमिली ट्रेट्स में ही रन करता है, तो इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक ठीक। हाँ, इसका हल है मेरे पास। जी जी। इसका हल ये है कि अगर आपके कम बाल हैं और बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो हम उन सफ़ेद बालों को मशीन से निकाल लेते हैं और उनकी जगह ब्लैक बाल डाल देते हैं। ठीक है। दूसरा सर, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए मेरे पास स्पेशली एक्नी को लेके, तो एक्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, इसकी जो है वो किस तरह हम इसको जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज की वजह से है, तो ये तो जिसमें होगा सीबम ज़्यादा बनेगा तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी, तो इसकी प्रिवेंशन, और अगर किसी को हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी जो है वो आप बता दें। ठीक है जी। एक्ने जो है ना, आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम फॉर बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। इसमें आप अभी आपने जिक्र किया हार्मोनल चेंजेस का, नो डाउट हार्मोन्स भी इफेक्टिव हैं, और नंबर 2 मैं समझता हूँ कि हमारे इस स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर
और हमारी डाइट की डेफिशिएंसीज में जो हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं, हमारी केयर, हम अपनी स्किन की जो केयर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि हम गाइडेड नहीं होते। जब हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी तो हम एक्ने प्रोन्ड स्किन को भी एक्ने से बचा सकते हैं। जेनेटिक्स तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो जेनेटिक बेस्ड अगर एक्ने आ रही है और उसको वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो रही है तो हम उसको थोड़ा कम तो कर सकते हैं। जीन्स तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन स्किन की हाइजीन अगर आप हेल्दीनेस मेंटेन करेंगे तो एक्ने को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि आपका जो ओपन ग्लैंड्स हैं और जो सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिविटी है, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिविटी है, वो हाइपर हो और वो वेंटिलेट करें, उनके अंदर कोई क्लॉगिंग ना हो, पोर्स इकट्ठे बंद ना हो जाएं उसके अंदर। तो पानी ज़्यादा पिए। सीबम जो बनेगा वो थिक नहीं होगा, वो थिन होगा, पतला होगा, तो वो ऑटोमेटिकली पोर से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज अ गुड साइन कि आप पानी ज़्यादा पिएं। दूसरा, डिटॉक्स वाटर पिया करें, उसमें आप कोई भी फ्रूट्स पसंद कर लें, उसके मुताबिक आप अपना डिटॉक्स वाटर पिएं। लेमन का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़्यादा करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मट्टी, जो धूल मट्टी है वो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए दुश्मन है। उसमें आपने ये काम करना है, जब आप फील करें मैं आप बहुत मट्टी खा के आया हूँ, तो आप ज़रूर शावर लें और अपनी हैबिट बना लें, रात को फेस वॉश करिए बगैर आपने सोना नहीं है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी है कि लोग रब करते हैं, पसीना आ जाए, अच्छा रुमाल ऐसे रगड़ी जा रहे हैं, वो गलत है। आपने बस टैप करना है, नहाने के बाद टॉवल से आपने ज़ोर से टॉवल अपना फेस नहीं वॉश करना, टैप करना है ताकि आपकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो डैमेज ना हो और वो माइल्ड छोटे छोटे जो स्किन के जो पोर्स हैं उसमें क्लॉग ना कर जाए। मट्टी जब भी आपके पोर्स में फंसेगी वो अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद वो जो हेयर फॉलिकल या वो जो पोर्स है उसके अंदर तो सेबेशियस ग्लैंड की जो आउटलेट है उसमें जब वो फंसेगा तो पीछे वो सीबम इकट्ठा होना शुरू होगा। जब वो इकट्ठा होता है तो फिर ये एक्ने की फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। तो दानों को छेड़ने की बहुत आदत है, दाने बिल्कुल भी ना छेड़ें, उनको बैठने दें, पानी ज़्यादा पिएं। जब पानी ज़्यादा पिएंगे सीबम जो है ना वो पतला होना स्टार्ट करेगा। अगर और जब भी वो इकट्ठा होगा उसमें बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रो करेगा। हमारी स्किन के ऊपर नॉर्मल बैक्टीरियाज भी मौजूद होते हैं, तो वो नॉर्मल बैक्टीरियाज ही आपके इन्फेक्ट कर जाते हैं। अगर हम इस तरह की उनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिल जाए कि सीबम की गंदा ऐसा मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिल के वो डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक्ने को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्ने की ट्रीटमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स भी हैं और रिजुविनेटिंग लाइट ट्रीटमेंट्स भी हैं। जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं वो हम सारी इसके अंदर एक्ने की ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक ठीक सर। तो जो इसके एक्ने के बाद या जैसे चिकन पॉक्स है उसके बाद जो स्कार बनते हैं, ज्यादातर लोगों का ये भी होता है कि जो ये स्कार, एक्ने तो चली गई है लेकिन वहाँ पे गड़े या स्कार बन जाते हैं, सर उसकी ट्रीटमेंट भी प्रॉपर है कि फुली हील हो जाए वो? एक्ने स्कार्स का और चिकन पॉक्स के स्कार्स का अभी जो लेटेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने की हैं और करते भी आए हैं इन द पास्ट, लेकिन अभी जो मैंने लेटेस्ट स्टार्ट किया है, आप देखिए कमिंग 2 साल में, 3 साल में या कमिंग 5 इयर्स में जो रीजनरेटिव मेडिसिन ओवरकम कर देगी बाकी चीज़ों को। तो अभी इस पे वर्क स्टार्ट हो रहा है। इट्स इन द बेबी फेज, इट्स इन द एक्सपेरिमेंटल फेज, इट इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड। एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो एविडेंस बनेगा। तो अभी ये है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेम सेल्स जो नैनोग्राफ्ट्स हैं वो हम चर्बी लेते हैं पेट से, बेहतरीन उसमें नैनो फैट्स होती हैं और स्टेम सेल्स होते हैं उसके अंदर, और हम उसका मिल्क बना के विद पीआरपी के साथ हम उसके अंदर डाल देते हैं। अब ये देखिए कि खड्डा बनता क्यों है। जब आपने एक्ने बनाया, एक्ने को छेड़ा, आपने उसको स्क्रैच किया, स्क्रैच करने से आपने उसका एपिडर्मिस और डर्मिस डैमेज कर दिया। जब डैमेज किया आपने उसको छोड़ दिया सेकेंडरी हीलिंग के लिए, उसको प्राइमरी हीलिंग के लिए छोड़ा आपने उसको सेकेंडरी हीलिंग के लिए छोड़ा। जब वो छोड़ा तो वो क्या हो गया, अब उसको डीप तो स्पेस मिल गई, अब उसने स्पेस जब बनेगी, हील होगा तो वो खड्डा बन जाएगा। तो उस खड्डे को तोड़ने के लिए क्या हल है कि हम क्या करते हैं, उसके अंदर ब्रेक करते हैं उसकी डेप्थ को, और जब डेप्थ को ब्रेक करते हैं वो जो लिफ्ट होता है उसके नीचे एक डेड स्पेस बन जाती है। उस डेड स्पेस को हम फैट से फिल करते हैं फिर। तो जब वो फैट को फिल किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो खड्डे रेज कर दिए जाते हैं
और हम ऊपर से स्किन के ऊपर जो पॉलिश करते हैं या उसको रिजुविनेट करते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। तो दिस इज़ हाउ द एक्ने स्कार्स आर इम्प्रूव। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो मैं कर रहा हूँ दिल्ली खान में भी और लाहौर में भी। इसकी मैंने वीडियोस भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई हैं। आई एम होपफुल कि आपके थ्रू मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक और चीज़ आपके थ्रू जो है वो लोगों को बतानी थी कि ये जो लोग क्रीम्स लगाते हैं, फेयरनेस क्रीम लगा ली या कई वो नुस्खे भी बनाए होते हैं 2-3 क्रीमों को मिक्स करके, तो वो कितने डैमेजिंग है स्किन के लिए? आई स्ट्रांगली रिकमेंड नो, इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिए कि आपकी एक नॉर्मल वर्जिन स्किन को इतना डैमेज कर देते हैं कि हम डॉक्टर्स के लिए इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सफ़ेद होना या ना होना, इस चीज़ को अल्लाह की बनाई हुई जो स्किन है उसको एक्सेप्ट करें। और आपके जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जो बाहर की वजह से आपकी स्किन ख़राब हो रही है, कम से कम आप उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, उनको प्रिवेंट करें, ताकि आपकी जो ये आ रही है ना स्किन चेंजेस, वो प्रिवेंट हो जाएं। तो अल्लाह ने जो आपकी स्किन बनाई है वो बेहतरीन बनाई है, उसको आप कबूल करें और उसके अंदर शाइन पैदा कराएं। जब वो शाइन करेगी ऑटोमेटिकली यू विल लुक गुड। तो हमें सफ़ेद होने का शौक़ है। मैं बाहर के मुल्कों में भी रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, यूएसए भी गया हूँ और सऊदिया भी गया हूँ। इन सब जगहों पे मैं घूमा हूँ। तो आप जो गोरा है वो कोशिश करता है कि मैं ब्राउन हो जाऊँ, हम ब्राउन है, हम कोशिश करते हैं कोकेशियन बन जाएं। सो नोबडी इज सेटिस्फाइड इन देयर स्किन। सो मेरा मैसेज ये है कि बिलीव इन अल्लाह और जो उसने आपको दिया है उसको मेंटेन करें, उसको चेंज नहीं करें, उसको मेंटेन करें। सो वी हैव अ लॉट ऑफ मेजर्स। हम उसको एलोपैथिक तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ना कि आप इन नाम नेहाद क्रीमें जो मार्केट में आई हुई हैं उनको आप इस्तेमाल कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है, हमारे यहाँ गुर्बत है और गुर्बत की वजह से लोग क्या करते हैं कि वो 100-200 रुपए की, 300 रुपए की क्रीम वो लेना पसंद करते हैं सफ़ेद होने के लिए, ना कि एक अच्छे टेक्निकल एडवाइज्ड और रिकमेंडेड ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। तो ये इनको मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि काइंडली अपनी स्किन को ख़राब ना कीजिए, उससे आपकी छाइयाँ बिल्कुल नहीं जाएंगी, वक्ती तौर पे चली जाएंगी और जब आप छोड़ेंगे तो एक दफ़ा नहीं 3 टोन ज़्यादा छाई आएगी और रंग भी पतला, जो आपका रंग है वो सफ़ेद नहीं होगा, जल्द आपकी पतली हो जाएगी, वेन्स आपकी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और ये सब चीज़ें शो करती हैं कि इन क्रीमों ने आपका एक नंबर का आपको ख़राब किया। ठीक। और फिर ये पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, ये इनको फिर ये समझते हैं कि हाँ मैंने इनको जादू कर दें, तो जादू बिल्कुल नहीं होगा। 6 months to 1 year आपने हमें देना है फॉर दिस ट्रीटमेंट के लिए। और मुलाजमा आप ये ज़हन में रख लें, एक बार छाई आपकी आ गई तो 6 महीने आपने मुझे टाइम देना है इसकी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसमें हम आपको 60% का रिजल्ट देते हैं गारंटी के साथ। लेकिन जो बकाया 40% है वो आप अल्लाह के कि हाँ जब पेश होंगे फिर आप उनको बताइएगा कि हमारे पास मुलाजमा क्यों दिया मेरे मौला ने। ठीक। ओके सर, अभी ईद भी गुजरी है तो लोग जो है वो काफी ज्यादा गोश्त वगैरह खा रहे हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा सा जो है लोगों को एडवाइस दें आप। गोश्त खाएं जी, मैं तो खुद गोश्त खोर हूँ खूब खाएं, लेकिन इतना खाएं कि जोड़ों के दर्द ना हो आपको बस सही है। और सर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बस वो अवॉइड करें। बाकी गोश्त खाने से आपके बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, सारा कुछ होगा। ठीक। और सर कोरोना का थोड़ा सा बताएं, जो ऑनगोइंग पेंडेमिक चल रहा है, क्या सूरत हाल है? कोई आप कोरोना इज अ लीथल वेपन, इट्स अ बायोलॉजिकल वेपन और वी द डॉक्टर्स आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स के अलावा जो हमारा पैरामेडिक्स है और जो बाकी लोग हैं वो भी वॉरियर्स बने हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी चीज़ को कवर कर लिया है। हमारे हॉस्पिटल्स की एडमिनिस्ट्रेशंस ने, हमारे लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी कोशिश भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने कर भी लिया है काफ़ी। तो आई एम होपफुल कि हम इस बायोलॉजिकल वेपन को स्नब करें और हम आगे की तरफ मूव ऑन करें। सो इंशाल्लाह 2021 विल बी the crossed finger year
एंड वी आर होपफुल फॉर दिस इंशाल्लाह। और बाकी कीप अपने आप को सेफ डिस्टेंस पे रखें, हाथ वॉश करें। आप ये देखें कि जापान में आपने देखा है कि मोस्टली पीपल मास्क पहन के फिरते हैं, तो उनकी आदतें आप देखें कि दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, उनकी रूटीन में लाइफ में शामिल है कि मास्क पहन के आपने पब्लिक प्लेस पे जाना है, एंड दे आर स्टिल सेफ। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह करे हमारी आवाम को इस ड्रिल से, जो ड्रिलिंग हुई है हमारी आवाम को इस ड्रिल से फ़ायदा हो और वो इन चीज़ों को अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करें। खाना खाने से पहले ज़रूर साबुन से हाथ धोएं, और कोई भी काम करें उसके बाद ज़रूर हाथ धो लें ताकि आप अपने फेस को टच ना कर सकें। तो इसमें हम तो वबा से तो लड़े हैं, लेकिन हमें इससे सबक ज़रूर सीखना चाहिए ताकि हमारी वो पर्सनैलिटी पे, फ्यूचर में हमारी लाइफ पे वो असरअंदाज हो और हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होकर निकले। तो मैं ये समझता हूँ कि रूरल पॉपुलेशन के अंदर भी ये अवेयरनेस आई है अब कि जी वो भी खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। जो बंदे देहात में लगे हुए हैं, जो बैल को रहे हैं और जो आपकी ज़मीनें को रहे हैं, उसके बाद जो है ना वो पॉसिबिलिटी है कि वो जब उनकी घर की औरतें उनके लिए खाना लेके आती हैं, उनको ज़रूर चाहिए कि वो साबुन से हाथ धो के, ना कि सादा पानी से हाथ धो के खाना खा लें। तो ये चीज़ें, मैसेज भी हमें मिला है, हमने वबा से भी लड़ाई की है, और आई एम होपफुल कि हमारे जो कमिंग ईयर्स हैं उसमें हमारी पाकिस्तानी कौम बाशऊर और हो जाएगी। ठीक सर। तो सर अगर कोई पेशेंट हो जो आपसे रब्ता करना चाहे या जो आपसे जो है वो कोई भी एडवाइस लेना चाहे, तो आप अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह का एक दफ़ा फिर बता दें कि किस तरह आपसे जो है वो रब्ता किया जा सके। जी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि मेरे 2 सेटअप्स हैं, एक है डेरा गाजी खान में, एक है लाहौर में। डेरा गाजी खान का सेटअप है हुसैन सर्जिकल हॉस्पिटल, लाहौर का सेटअप है UA एस्थेटिक्स। और मेरा आप वेबसाइट है दैट इज़ www.uaplasticsurgeon.com। मेरी आप वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, दैट इज़ www.youtube.com/c/UA एस्थेटिक्स उस्मान अमीरुद्दीन। ये आपको स्क्रीन पे भी आप इसको देखते हैं, तो ये आप इसको देख सकते हैं। तो यू कैन ज्वाइन माई चैनल एंड सी माई वीडियोज़। आपने मुझसे अगर डायरेक्ट बात भी करनी है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032244654542। आपको सर के से लेके, सर की प्रॉब्लम से लेके पैर के नाखूनों की प्रॉब्लम तक, मैं पेट के अंदर नहीं जाता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग स्किन, रिगार्डिंग ऑर्गन्स, कोई भी चीज़ है, लिम्स हैं, फुट है, हाथ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रीली एंड सीक माई एडवाइस। जो हमारे पास पॉसिबल होगा हम आपको ज़रूर करेंगे। सो रिमेंबर, प्लास्टिक सर्जन इज़ द बेस्ट सर्जन, नॉट बिकॉज कि आई एम प्लास्टिक सर्जन, दुनिया मानती है कि ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन हू कैन चेंज एंड मोल्ड एवरीथिंग। So get yourself molded and get yourself more presentable। जब आप शीशा देखें तो आपको ये लगे I love myself, so we will love you। ठीक सर, लास्टली कोई चैनल के बारे में कोई एडवाइस देना चाहें या कोई भी बात हमारे चैनल के लिए, कोई एडवाइस? Yes, जी yes, Zishi Talks, I love this Zishi Talks। मैंने आपका चैनल विजिट किया and you are doing very well and I'm so happy and you are my student and you are doing brilliantly such things and आपने, जिस बंदे ने अभी हमारे ज़िशान को नहीं देखा है तो वो देख लें कि he is a very supportive man and बहुत सारा ये इन्वॉल्व हैं चीज़ों के अंदर, जो भी काम करते हैं अपने पूरे इन्हमाक से और अपनी पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। तो मेरा आपके साथ काफ़ी 4-5 दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमारा इंटरव्यू भी फिक्स था, लेकिन स्टिल यू आर आफ्टर मी कि सर यू हैव टू गिव द इंटरव्यू, यू हैव टू गिव द इंटरव्यू। दिस शोज योर एनर्जी, दिस शोज योर पैशन फॉर योर वर्क। एंड जिसने अभी ज़िशी टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट द लेटेस्ट थिंग्स। और इंशाल्लाह आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड कोई काम होगा तो हम आपकी चीज़ों को प्रोजेक्ट भी करेंगे थ्रू दिस चैनल। एंड और मेरे से इंटरव्यूज़ जो मैंने जो कर रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। ज़रूर सर, इंशाल्लाह कभी
ये पेंडेमिक खत्म होगा तो लाइव भी जो है आपके साथ एक इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि ये जो स्किन रिलेटेड और बाकी सारी इंशाल्लाह। चीजें इसमें बहुत ज्यादा लोगों की जो है क्यूरीज हैं। बाकी थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इतने बिजी स्केड्यूल से आपने। माय प्लेजर, माय प्लेजर। बाकी ये है कि थैंक सब यू लोग ज़ीशान, हैव अ गुड डे थैंक एंड रिमेंबर, डू रिमेंबर इन प्रेयर्स। थैंक यू सर। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये कहना है कि आप जो है वो कोई भी जो है वो बाहर की चीजें कोएक से अच्छा जो है वो जो उस फील्ड में जो है माहिर है उनसे रब्ता करें। तो सर का जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और सर से कोई भी आपकी छोटी से छोटी जो एडवाइस है वो लें, ताकि जो है वो आप गलत कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। तो थैंक यू सर। प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।